नमस्कार। इस वीडियो से हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ ओसीडी रियल लाइफ स्टोरीज़ को। और इस वीडियो में आज मैं चौथी स्टोरी आपसे यहाँ शेयर करूँगा। तो ये स्टोरी इस प्रकार है। मेरी एड़ियों में बहुत खिंचाव आया, मेरी जांघों में बहुत ही दर्द हुआ, मेरे हाथों की जो मसल्स थी उनमें बहुत ही पेन महसूस हुआ। मेरे दिमाग में बहुत तेज़ तेज़ विचार दौड़ने लगे कि क्या पॉइंट है इस दुनिया का, क्या मतलब है जीने का, मैं क्यों हूँ यहाँ पर, ये इंसान क्यों है इस धरती पर, क्या अंत होगा हमारा, किस तरह से हम सब यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, कब तक रहेगा मानव जीवन इस धरती पे। मेरे दिमाग में ऐसे ही सवाल कूद कूद के बम्बार्ड होके एकदम से दौड़ने लगे जब मैं अपने सीनियर कॉलेज के आखिरी दिन पर घर लौट रहा था। तो ऐसे ही सवाल मेरे दिमाग में आए जा रहे थे। कुछ हफ्तों से ये जो सवाल थे मेरे दिमाग में आते रहते थे, परेशान करते थे मुझे। न जाने कहाँ से अपने आप मेरा मन जो था इन सवालों के बारे में सोचता रहता था, और बिना मेरे दिमाग से हटे ये विचार जो थे ये शोर मचा रहे थे मेरे मन में, और बहुत ही अनबियरेबल हो रहा था इनको टॉलरेट करना। जैसे जैसे दिन गुजरते गए मैंने देखा कि ये जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं मेरे मन में जो कि अस्तित्व से जुड़े हैं, मेरे दिमाग में इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि अब मैं इनसे घिर चुका हूँ, ट्रैप हो चुका हूँ इनमें, जो कि वक्त के साथ अब बस बढ़ते ही जा रहे हैं। और मुझे ये अब सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगे हैं, और मेरी जो दुनिया है वो बहुत श्रिंक होने लगी है। मैं अब अपनी ही दुनिया में घुटता जा रहा हूँ, घिरता जा रहा हूँ। पहले जो बस एक एक्टिविटी होती थी जिससे कि मैं थोड़ा सुकून के लिए, रिलैक्स करने के लिए बस सोच लिया करता था और अपनी इन विचारों में खो जाया करता था, सिर्फ इसलिए कि थोड़ी शांति मिले, थोड़ा गहराई बढ़े मेरे मन में, थोड़ी मेरी सोच में गहराई आए, सिर्फ इसके लिए किया करता था। बट अब ये इंट्रूसिव थॉट्स जो मेरे मन में दौड़ती जा रही थी, मैं इनके बनाए हुए एक जाल में घिरता जा रहा था, और शैतान की तरह मेरा दिमाग जो था मुझे अब उलझाए जा रहा था। उस समय तो ना ही मैंने और ना ही मेरे थेरेपिस्ट ने इन विचारों को, जो कि रिपीटेड थे, ऑब्सेसिव थे, बहुत ही डिस्ट्रेसिंग थी, और साथ ही रिचुअलिस्टिक भी थे इनके साथ कुछ बिहेवियर्स मेरे, उनको ओसीडी का पार्ट नहीं समझ पाए हम। आखिरकार ये तो बहुत बड़े फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस थे जो कि हर किसी के मन में, विचार में कभी ना कभी अपने जीवन में आते ही हैं। तो मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट समझ के मेरे थेरेपिस्ट ने भी इनको इग्नोर किया और बहुत ज़्यादा इन पर ध्यान नहीं दिया। उनको लगा शायद मैं एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस रखता हूँ, शायद मैं थोड़ा क्रिएटिव या इंटेलेक्चुअल टाइप का हूँ, इस वजह से उन्होंने इन सवालों को इग्नोर किया और मेरे साथ इस बारे में कभी थेरेपी में डिस्कस भी नहीं किया करते थे। और जैसा कि मेरी लाइफ में एक ट्रांजिशन आ रहा था, मैं कॉलेज छोड़ के अब जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था, एप्लीकेशंस दे रहा था, इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहा था, तो मेरे आसपास के भी जो लोग थे उनको भी लगा कि हाँ, मैं अपने जीवन के ऐसे पड़ाव पे हूँ जहाँ पर इस तरह के सवाल लोगों के मन में अक्सर आते ही हैं, क्योंकि लोग जो है अपने जीवन का पर्पस, मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, वो जानना चाहते हैं अपने जीवन का मकसद। तो इस वजह से शायद कुछ ऐसे एग्जिस्टेंशियल सवाल मेरे मन में आ रहे हैं जिसको कि मेरे आसपास के लोगों ने भी सीरियसली नहीं लिया। पर जिस हद तक ये सवालों ने मेरे को घेर रखा था और मुझे कंट्रोल कर रखा था, मुझे नहीं लगा कि ये सब नॉर्मल है या ये सब हेल्दी है इस तरह के सवालों में घिरे रहना। जब भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करता था, उनसे बात करता था, मैं अक्सर उनसे कुछ रिलीजियस बिलीव्स के बारे में पूछने लग जाता था। उनकी रिलीजन को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर जो थॉट्स थी, सेंटिमेंट्स थी, उनको एक्सप्लोर करने लगता था। मैं कई बार अपने माँ बाप से भी सवाल किया करता था, कई बार उनके पास जाया करता था, सिर्फ इस रीअश्योरेंस के लिए कि मेरे जीवन का कोई मकसद तो है ना, क्या मैं इस दुनिया में किसी सही मकसद के लिए आया हूं ना, क्या मेरे जीवन की इंपॉर्टेंस है ना। ये सब सवाल मैं अपने माँ बाप से भी पूछने लगा था। मैं कई घंटों तक रात को गूगल करता रहता था और मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का मकसद, जीने की जरूरत, कुछ ऐसे सवालों के बारे में बस गूगल सर्च करता रहता था। और इसी तरह के कई सारे जो ऑनलाइन चैट बोर्ड्स हैं, फोरम्स हैं, उन पर कई तरह के एग्जिस्टेंशियल फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स करता रहता था, ताकि मुझे कुछ समझ में आए, कुछ सेंस बने मुझे कि भाई ये सारी दुनिया, ब्रह्मांड, जीवन है क्या, और मुझे कोई 100% बिल्कुल सर्टेन आंसर्स मिल पाए जिस पर मैं पूरी तरह से बिलीव कर पाऊं और पूरा श्योर हो पाऊं कि यही वो जीवन के जवाब हैं जो कि मुझे चाहिए थे और अब मुझे मिल गए, और अब मैं बड़े सुकून और चैन के साथ अपना जीवन बिता सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं। इन बिहेवियर्स से, जो कि आज मैं देखता हूं शायद कंपल्सिव थे, कुछ हद तक तो मुझे रिलीफ मिल जाता था, पर मेरे दिमाग ने तरीका ढूंढ लिया था कि वो फिर से नए नए सवाल खड़े कर दिया करता था। हर जवाब के पीछे मेरे दिमाग में एक नया सवाल आ जाता था। मेरा दिमाग जब एक आंसर देता था तो उसके बदले 10 सवाल खड़े हो जाते थे, जो कि इस पूरी थिंकिंग और ऑब्सेसिव साइकिल को दोबारा से ट्रिगर कर देता था, और मैं फिर से इन सवालों में घिरकर नए नए सवाल रोज रोज पूछता ही रहता था और कभी इन सवालों से बाहर ही नहीं आ पाता था।
इसी दौरान मैंने अपनी जो भी क्लासेस थी उनसे बड़ा स्ट्रगल किया, क्योंकि मेरा आखिरी साल था और मैंने देखा कि लास्ट के कुछ वीक्स और मंथ्स से मेरे दिमाग में ये सवाल दौड़े जा रहे थे। मैं 2 लाइनें भी पढ़ नहीं पाता था, क्योंकि जैसे ही मैं कुछ पढ़ता था मेरे दिमाग में ऐसे ही सवाल उठने लगते थे, अचानक से पॉप कर जाते थे, कूद के आ जाते थे, जो कि मुझे मजबूर कर देते थे कि मैं इन सवालों के ऊपर सोचूं, इनका जवाब ढूंढूं, और मैं मजबूर था इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। मैं हमेशा बड़े ही डर में, एंग्जाइटी में रहता था, और मुझे लगता था कि बस मेरा ब्रेकडाउन हो जाएगा, मैं रो पड़ूंगा, मैं पूरा दिन रोता रहूंगा, सारा दिन मेरे को डिस्ट्रेस रहेगा, मैं दुखी रहूंगा। मुझे बस यही लगता रहता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कहीं मैं अपने दिमाग पर काबू ना खो दूं, कंट्रोल ना खो जाए। और ऐसा भी हुआ कि मैंने क्लासेस में जाना बंद कर दिया, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड था अपने इन ऑब्सेसिव थॉट से कि ऐसा लगता था कि मेरे को किसी तरह का पैरालिसिस हो गया है, मेरा दिमाग सोच ही नहीं पा रहा है। मैं अपने बिस्तर से बाहर सुबह निकल ही नहीं पाता था जब तक कि मेरे ये सवाल हल ना हो जाए, या मुझे इन सवालों का कोई बेटर आंसर ना मिल जाए जो कि मुझे बाहर निकलने पर मोटिवेट करें। कॉलेज जाना एक बिल्कुल इम्पॉसिबल सा टास्क लगता था। ऐसा लगता था जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, और मुझे सारे के सारे जो गलत जो जरिए हैं वो दे दिए गए हैं, गलत रास्ते बता दिए गए हैं इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। और मुझे तो ऐसा तक लग गया था कि शायद मैं अब अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगा और ये सेमेस्टर मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। और यही हुआ कि मैंने एक सेमेस्टर में ड्रॉप भी ले लिया, क्योंकि मैं इन सवालों के जवाब ढूंढने में इतना उलझ चुका था कि मैं पढ़ ही नहीं पाया, मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगा, क्योंकि मुझे पढ़ने का कोई पॉइंट ही नहीं लगता था। मुझे लगता था ये सब बेकार की पढ़ाई है, किस काम आएगी, क्या करना है पढ़ के, कहाँ जाना है ये सब पढ़ के, यही सब दिमाग में चलता रहता था। इस वजह से मैंने अपना सेमेस्टर भी गंवा दिया। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये जो सारे जो अजीब अजीब से जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस थे जो कि मुझे अटका देते थे, वो सारे एक्चुअल में कंपल्जन्स थे, और ये सिर्फ मेरे दिमाग में ओसीडी को फीड किए जा रहे थे। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था, ये बस एक ओसीडी जैसा एक भयानक सा दैत्य था मेरे दिमाग में जो बैठा था, एक ऐसा राक्षस जिसे मैं पहचान ही नहीं पाया था। तब तक मुझे इस ओसीडी के बारे में नहीं पता चल पाया जब तक कि मैं अपने नए थेरेपिस्ट से नहीं मिला, जिनसे कि मैं कॉलेज की ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद मिला, और उन्होंने मुझे बताया कि ये तो ओसीडी की ही थॉट्स हैं। और तब मुझे समझ में आया, तब मैं अंडरस्टैंड किया कि ये जो सारे बिहेवियर्स, थॉट्स हैं जिनको कि मुझे लगता था बड़े हेल्पफुल हैं, डीपर क्वेश्चंस हैं जिनसे कोई नुकसान नहीं होता, जो लाइफ के मीनिंग को मुझे बताएंगे, ये सब और कुछ नहीं था। ये सब एक ओसीडी प्रोसेस ही था जो कि बढ़ चुका था और मेरे एग्जिस्टेंशियल सवालों में घुस चुका था। मैंने ज़ुलॉफ्ट लेनी शुरू की, जिसने थोड़ा तो मुझे संभाला और मैं कुछ हद तक अपने को रिलैक्स पाता था। और उसी दौरान मैंने ERP, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन वाली थेरेपी भी शुरू कर दी, जिसमें कि मुझे ऐसा कहा गया कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, जैसे कि मैं ऐसी स्क्रिप्ट सुनता रहूं बार बार जिसमें कि मैं अपने को ही मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में क्वेश्चन कर रहा हूं। मुझे ऐसा कहा गया कि एग्जिस्टेंशियलिज्म, नाइलिज्म जो फिलॉसफी है उसके बारे में आर्टिकल्स रीड करो, वीडियोस देखो कि दुनिया का अंत क्या होगा, दुनिया का अस्तित्व कहाँ से आया, यूनिवर्स कैसे बिगिन हुआ, कहाँ से हम सब इस अस्तित्व में आए, इस ब्रह्मांड में आए, कैसे मानव जीवन की उत्पत्ति हुई, इस बारे में मुझे कहा गया कि वीडियोस देखो, पढ़ो इसके बारे में। मुझे किताब तक कह दी खरीदने को कि खरीदो और पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, देखो वीडियोस जितनी भी देख सकते हो, डॉक्यूमेंट्रीज देखो। और मुझे कहा गया कि ये सब करो बावजूद इसके कि तुम्हें बहुत डिस्कम्फर्ट ही क्यों ना फील हो, क्योंकि मुझे अक्सर बड़ी परेशानी होती थी कि जब मुझे कोई जवाब नहीं मिलता था तो मैं खुद को किसी ना किसी तरह से रीअश्योर करता था। तो मुझे कहा गया कि कोई रीअश्योरेंस देने की खुद को ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके का कोई पर्सनल सवाल को हल करने की, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सारी चीज़ें करो, एक्टिविटीज़ करो, इनके बारे में पढ़ो, वीडियोज़ देखो, और बिना किसी रीअश्योरेंस के, बिना किसी आंसर को फाइंड किए बस देखते जाओ, करते जाओ। और इतने सवाल करो बजाय इसके चिंता किए कि तुम्हें कोई आंसर मिल रहा है। तो कोई जवाब मिले बिना भी सारे सवाल अपने दिमाग में उठाए जाओ। तो ये सारी जो वीडियोस और आर्टिकल्स थे, बुक्स थी, ये मुझे हेल्प करती थी कि मैं नए नए सवाल खड़े करता जाऊं बजाय इसके कि मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा। मेरे थेरेपिस्ट ऐसा इसलिए करते थे, जो कि मुझे समझ में आया कि वास्तविक तौर पे जो ओसीडी है वो हमारे को बड़ा ट्रिक करता है, वो हमारे साथ बड़ी चालबाजी करता है। वो हमें ऐसा महसूस कराता है कि हमारे को कोई आंसर मिलना चाहिए इन सब सवालों का, ताकि हमारी जिंदगी जो है आगे सही तरह से चल पाए। तो ओसीडी ऐसा कहता है कि जीवन को सही तरह से चलाने के लिए इन सवालों के जवाब ढूंढो, तुम्हें जानना ही पड़ेगा इन सवालों के जवाब, नहीं तो भाई तुम्हारे जीवन का कोई मकसद नहीं रह जाएगा, कोई मतलब नहीं है इस दुनिया में जीने का। तो ओसीडी कहता है कि जानो, देखो, सवालों के जवाब ढूंढो।
तो जैसे मैं समझ सकता हूं कि और लोगों को भी कई तरह का ओसीडी होता है, जैसे कि ओसीडी कह रहा हो कि भाई तुम्हें कोई बीमारी ना हो जाए इसलिए पता करो कि कहीं तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं लग गई, जाओ डॉक्टर के पास चेकअप कराओ, जानो कि कहीं तुमने अपने किसी लव्ड वन को हार्म तो नहीं कर दिया, नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया, जा जाके देखो उनको, एश्योरेंस लो, पकड़ो, देखो, पूछो सबसे कि क्या तुम उनका कुछ बुरा तो नहीं कर रहे। इसी तरह से मुझे लगता था कि शायद इन सब चीज़ों का मुझे मीनिंग ढूंढना है, मुझे लाइफ के मकसद को जानना है, जानो जानो और जानो। और इन सब चीज़ों की विडंबना ये है कि जो भी सवाल मेरे दिमाग में आते थे उनके 100% सर्टेनिटी के साथ कभी कोई जवाब नहीं मिल सकते, ना मुझे मिल सकते हैं ना ही किसी के पास हैं। पर मुझे ऐसा लगता था कि कोई तो है ऐसा व्यक्ति दुनिया में, कोई तो ऐसी किताब है जहाँ शायद सारे जवाब लिखे होंगे, जहाँ शायद कोई ऐसा जवाब मिल जाए जिससे कि सारे सवाल हल हो जाएं। पर अक्सर ये होता है कि ये जो सिंगल माइंडेड परसुइट है, यह जो खोज है, सर्च है, जो कि बस एक ही दिशा में चल रही है ताकि कोई सर्टेनिटी मिले, ये सिर्फ आपको एक ऐसे गड्ढे में गिराती है जहां से शायद कभी बाहर निकलना पॉसिबल ही ना हो, अगर आप ये ना पहचाने कि आप कहां फंस चुके हैं। आपके लोगों से संबंध टूट जाते हैं, आप अपने को इतना छोटा महसूस करने लगते हैं, अपने करियर, अपनी लाइफ में इतना छोटा महसूस करने लगते हैं कि इन सब सवालों के जो जवाब ढूंढने आप निकले थे, जवाब तो मिलते नहीं, पर आपकी जो मेंटल कंडीशन है, आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, वो बहुत ही पुअर, बहुत ही लो हो जाती है। तो मेरे थेरेपिस्ट मुझे कहते हैं, उनका ऐसा कहना है कि एक ही चीज़ है जिसके प्रति तुम सर्टेन हो सकते हो, निश्चित हो सकते हो कि इन सब सवालों के जवाब ढूंढने से तुम सिर्फ अनहैप्पी रहोगे, उदास और परेशान रहोगे। बस यही एक बात है जो कि निश्चित तौर पे कही जा सकती है कि इस पूरे जंजाल में, पूरे विचारों के इस जाल में सिर्फ मुझे हताशा और निराशा ही मिलेगी। बस यही एक सर्टेन बात है। अब हालांकि मुझे कई साल हो चुके हैं इन थॉट्स से स्ट्रगल करते हुए, कई सारे थेरेपी सेशंस लगे, कई सारी एक्सपोजर एक्सरसाइजेस की अलग अलग टाइप की, जिससे कि फाइनली अब जाके मुझे एक ऐसी राहत मिली है, अब जाके मैं एक ऐसी कंडीशन में आया हूँ जहाँ बस अब मैं इन थॉट्स को एक्सेप्ट करता हूँ और अलाउ करता हूँ इनको रहने के लिए, कि ये बनी रहें, बिना इसके कि मैं इन थॉट्स पर रिस्पॉन्स दूँ, कोई रिएक्शन दूँ, या इनको फिगर आउट करने की कोशिश करूँ, इनको ढूंढने की कोशिश करूं, इनके बारे में जांच पड़ताल करूं, इनको बदलने की कोशिश करूं या इनको दूर भगाने की कोशिश करूं। अब ये सारे प्रयास मैं नहीं करता और मैं जैसा ये थॉट्स आती हैं मेरे मन में उनको बस आने देता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे बताया है कि जितना रिएक्ट करोगे इन थॉट्स पर, जितने सवालों के जवाब ढूंढने की तरफ बढ़ोगे, जितना इस बात से ऑक्यूपाइड रहोगे कि मुझे जवाब चाहिए, उतना ज़्यादा ये थॉट्स दौड़ दौड़ कर तुम्हारे दिमाग में वापस आएंगे। इसलिए अब मैं इन पर रिएक्ट नहीं करता, इनको एक्सेप्ट करता हूं और यही वजह है कि अब ये विचार थोड़े कम हो गए हैं, अब मुझे रिलीफ मिल चुका है। दवाइयां मैं बहुत पहले ही लेना छोड़ चुका हूं क्योंकि मैंने देखा दवाइयों ने ना मुझे हेल्प किया, बस थोड़ी एंग्जाइटी मेरी दूर करती थी और मुझे थेरेपी ने ही सबसे ज़्यादा हेल्प दी है। क्योंकि जब मैं ईआरपी को समझा, ईआरपी को जाना, तभी मुझे पता चला कि कैसे मुझे इन थॉट्स से डील करना है, कैसे ये थॉट्स जो हैं, जो कि प्योर ओसीडी होता है, प्योरली ऑब्सेशनल ओसीडी, मुझे पता चला कि कैसे इन प्योर ओ वाली थॉट्स के साथ डील करना है। और मैं जान पाया कि जितना ज़्यादा मैं अपने फियर्स को, अपने डर को, अपनी मेंटल रिचुअल्स और कंपल्जन्स को फेस करूंगा, बार बार उन्हें करूंगा, बार बार जिद पकड़ के उनको करूंगा, तभी मेरे अंदर से डर जाएगा, तभी मेरे अंदर से रीअश्योरेंस लेने की आदत खत्म होगी। क्योंकि सवालों का जवाब ढूंढना ही मेरा कंपल्जन था और जब मैंने जवाब ढूंढना बंद किया तभी मैं इन सवालों को गिरा पाया, तभी मैं इन सवालों से दूर हो पाया, तभी मैं अपने मन से इन विचारों को भी हटा पाया, या ये कहूं कि विचारों को हटाने में सक्षम हो पाया। मैंने अक्सर पढ़ा है कि लोग परेशान रहते हैं कि प्योर ओसीडी का क्या ट्रीटमेंट होता है, एग्जिस्टेंशियल थीम्स का क्या सॉल्यूशन होता है, किस तरह से इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मैं ये बताऊंगा और लोगों के लिए, आपके लिए, जो भी लोग इस कहानी को, मेरी स्टोरी को सुन रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि जो भी आपको कंपल्जन्स हैं उनको बार बार परफॉर्म करके ही, बार बार उनको करके ही आप इन कंपल्जन से दूर होंगे और इस डर से बाहर आएंगे। और अगर आपको समझ नहीं आता ये कैसे करना है तो मैं ज़रूर आपको सलाह दूंगा कि आप अपने थेरेपिस्ट से ज़रूर मिलें और उनसे चर्चा करें इस बारे में कि कैसे आप अपने प्योर ओ वाले ओसीडी को दूर भगा सकते हैं, या अगर दूर ना भी जाए तो कम से कम उसके प्रभाव को, इफेक्ट को कम जरूर कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर पाया। जैसा कि दूसरे लोगों की जर्नी में होता है ओसीडी के साथ, जो संघर्ष की जो उनकी जर्नी है, यात्रा है, मेरे साथ भी ऐसा ही रहा। मेरी भी एक थीम रही जिसमें कि कई विचार मेरे दिमाग में बस अचानक से आ जाते थे, वो अटके रह जाते थे
वो बहुत इंपॉर्टेंट लगते थे, वैल्यूएबल लगते थे मेरे लिए, मेरी रिलेशनशिप्स के लिए, मेरी आइडेंटिटी के लिए, जो भी चीज़ मेरे लाइफ में थी उसके लिए मुझे ये सवाल बहुत ज़रूरी लगते थे। जैसे कि बाकी लोगों को उनकी लाइफ की वो जो थीम्स हैं वो बहुत ज़रूरी लगती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो थीम्स हैं ये इनकी लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरी जो पूरी प्रोग्रेस रही है लाइफ की ओसीडी से डील करने में, वो लीनियर नहीं रही, एक सीधी लकीर की तरह नहीं रही, जिग जैग रही, उतार चढ़ाव रहे। कई बार मैंने थेरेपी छोड़ी, कई बार मैंने दोबारा से रिज्यूम करी, कई बार मुझे भरोसा खत्म हो जाता था डॉक्टरों पर, थेरेपिस्ट पर, ईआरपी टेक्निक्स सब पर, बट फिर भी मैं लगा रहा, उतार चढ़ाव के साथ हिम्मत बांध के हमेशा लगा रहा। आज भी ऐसे कई दिन हैं जब मुझे एग्जिस्टेंशियल सवाल आ जाते हैं और फिर से मुझे लगता है कि नहीं, ये सवालों के जवाब ढूंढना ज़रूरी है, पता होना चाहिए। पर अब मैं इन पर पहले की तरह रिएक्ट नहीं करता, पहले की तरह अब मेरी कंडीशन नहीं होती, क्योंकि अब मेरे पास ऐसे टूल्स हैं, ऐसे तरीके हैं, ऐसी टेक्निक्स हैं इनको हैंडल करने की, जिससे कि मैं इनको रिलैक्स कर पाता हूँ, इनसे दूर हो पाता हूँ। मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ और एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस आइडिया को कि भाई ये जो मेरी इंट्रूसिव थॉट्स हैं ये शायद कभी पूरी तरह से नहीं जाएंगी। मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंशियल सवाल तो रहेंगे। आखिरकार ये मुझे बहुत डीप थिंकिंग भी देते हैं, मेरे को जीवन के बारे में फिलोसॉफिकली सोचने के लिए मोटिवेट भी करते हैं। तो हालांकि मैं इनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता जितना कि पहले देता था, पर फिर भी इनकी इंपॉर्टेंस को कम करके मैंने इनको दूर भगाने का तरीका सीख लिया है और मैं समझ चुका हूं कि इनसे पूरी तरह से फ्री होकर मैं लाइफ को एंजॉय करूं ऐसा जरूरी नहीं है। ये अगर है भी, रहेंगे भी, तो भी मैं अपनी लाइफ को पूरा जॉयफुली, पूरे जिंदा दिली के साथ जी सकता हूं, एंजॉय कर सकता हूं और एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ लीड कर सकता हूं। मैं अपनी रिलेशनशिप्स, अपनी लाइफ, अपने प्रोफेशन, अपने बिजनेस में बहुत ही खुशी के साथ रह सकता हूं, बावजूद इसके कि कई बार ये ओसीडी के जो थॉट्स हैं, इंट्रूसिव थॉट्स हैं, ये मेरे दिमाग में पॉपअप कर जाते हैं, अचानक से दिखाई दे जाते हैं। आज भी मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ, खासकर कि जब मैं वॉक पे जाता हूँ, तो ये विचार मेरे दिमाग में आ जाते हैं। मैं जब नेचर को देखता हूँ, खासकर कि जब मैं ट्रैवल करता हूँ, तो मेरे दिमाग में अक्सर ये विचार आते हैं। पर बजाय इनसे बिल्कुल पैरालाइज हो जाने के, मैं इनको इन्वाइट करता हूँ कि भाई आओ, चले जाओ मेरे साथ, तुम भी यात्रा पे चलो, तुम भी घूमने आए हो, मैं भी घूम रहा हूँ, मेरे साथ घूमो। तुम मेरे मन में घूम रहे हो, मैं तुम्हें अपने साथ घुमाता हूँ। मैं ऐसा इनको कहता हूँ, तो चलो मेरे साथ, और मेरे साथ ये जो यात्रा है तुम भी करो मेरे साथ ये यात्रा। मैं ऐसा इन विचारों को कहता हूं। अब मेरी जो दुनिया है वो धीरे धीरे फिर से खुलनी शुरू हो गई है। अब मैंने फिर से दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू किया है, रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया है, जो कि काफी सालों तक मैंने बिल्कुल बंद कर रखा था, क्योंकि जहां भी मैं जाता था वहां बस ये विचार मेरे दिमाग में पकड़ लेते थे, ऑब्सेसिव थीम्स मेरे दिमाग में पकड़ लेती थी और हर चीज बिल्कुल पॉइंटलेस, मीनिंगलेस लगती थी। मैं नहीं जानता कि ये सब ओसीडी मुझे क्यों हुआ, मैं कैसे इसको डेवलप कर गया, कहां से विचार मेरे दिमाग में उठे, क्यों उठे, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं शायद कभी नहीं जान पाऊंगा और शायद अब मैं जानना भी नहीं चाहता। पर फिर भी एक चीज मैं जरूर जानता हूं कि जितना भी समय मेरे पास है उसको मैं ठीक से यूटिलाइज करना चाहता हूं, उसको जीना चाहता हूं और अप्रिशिएट करना चाहता हूं अपनी पूरी जर्नी को, पूरी ओसीडी के साथ जो मेरी स्ट्रगल है उसको अप्रिशिएट करता हूं और जानता हूं कि मैंने ये सब स्ट्रगल करके ही इस ओसीडी से डील करना सीखा है और बावजूद इसके मैं अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकता हूं। और यही सलाह मैं बाकियों को भी देता हूं जो मेरी इस कहानी को सुन रहे हैं, इस कहानी के बारे में जान रहे हैं, कि आप ओसीडी रहते हुए भी लाइफ को पूरा एंजॉयमेंट के साथ, जिंदा दिली के साथ, फुलफिलमेंट के साथ जी सकते हैं, बावजूद इसके कि आपको ओसीडी है 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितना भी पुराना ओसीडी है, बावजूद इसके आप इन थॉट्स को बाहर निकाल के अच्छे से जी सकते हैं। विचार आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, दिमाग जैसा है रहेगा, रहने दो, पर कम से कम इसके इम्पैक्ट को, इससे होने वाली स्ट्रगल को, डिस्ट्रेस को, एंजाइटी को आप कम कर सकते हो, जैसा कि मैं कर पाया। तो मेरी इस यात्रा से आपको कोई हेल्प मिले, मेरी इस यात्रा से, मेरी इस कहानी से आपको मदद मिले कि आप अपनी प्रॉब्लम को भी और बेटर तरीके से समझ पाएं और इंसाइटफुली देख पाएं और बेहतर दिशा ढूंढ पाएं अपने ओसीडी को ठीक करने के लिए, ये जो मेरी उम्मीद है, ये जो मेरी आशा है, ये आपके भले के लिए है। और उम्मीद है कि मेरी ही तरह आपका भी भला हो, आप भी ओसीडी की यात्रा में एक सफल मंजिल को हासिल करें और एक बेहतर जिंदगी जिएं। धन्यवाद।